हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस चैप्टर को डिकोड करने के लिए। तो पहले बात करते हैं हम जरा से अपनी स्ट्रैटेजी पे। देखिए इस चैप्टर में हमारे पास दो ही पार्ट हैं। अगर आप इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, एक पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया जाएगा और नेमिंग बताई जाएगी, और मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्सेस के यूजेस बताए जाएंगे। सेकेंड पार्ट हमारा जो है ये हमारा हो गया बेसिक्स के ऊपर। ये सर हमारे इस चैप्टर के बेसिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा इस चैप्टर का पिलर या पिलर्स, दैट इज VBT एंड CFT। अब मसला समझिए आप, हमारे पास हमें इन 5 आर्टिकल्स की स्टडी करनी है। हमें इंट्रोडक्शन समझना है, नेमिंग है, यूजेस है, VBT है और CFT है। अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं या आपके पास टाइम कम बचा है और बहुत कुछ है आपके पास पढ़ने को, तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ आप इधर से VBT पढ़ लो और इधर से नेमिंग पढ़ लो। और हाँ सॉरी, बेसिक्स में एक चीज़ और रह गई, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो टोटल हमारे पास ये 6 चीज़ें हैं। अब अगर आपको कम से कम, अगर आप 50% 50 करना चाह रहे हो तो इधर से VBT और इधर से नेमिंग और आइसोमेरिज्म पढ़ लो। और आइसोमेरिज्म में भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है स्ट्रक्चरल और एक है स्टीरियो। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो इधर से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये नेमिंग और ये VBT पढ़ लो। 60-40 प्रोबेबिलिटी है कि आपका काम हो जाएगा, आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा या सब कुछ आप A to Z पढ़ के चलेंगे, तो फिर आपको बेसिक्स और पिलर्स दोनों पे ही वर्क करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। हम लोग तो इसको वन बाय वन सारी वीडियोस में 1 2 3 4 5 6 सभी कुछ बताएंगे आपको। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए पहले तो हम आपको थोड़ी सी जगह बना दें यहाँ पे। अब पहले तो इसके नाम से जो कन्फ्यूजन्स हमारे बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं उनके माइंड में ये रहता है कि सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो कुछ ऐसा होगा जिसका बेसिक फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कई केसेस हैं। पहला केस है हमारा कार्नालाइट, दैट इज एन ओर ऑफ हेलाइड ओर कह सकते हैं या क्लोराइड ओर भी आप कह सकते हो। उसके अलावा दूसरा है हमारे पास मोर सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बोरैक्स, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बोरॉन फैमिली में। फिर हमारे पास है निकल टेट्राकार्बोनिल। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर सल्फेट, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है ये सर। और फाइनली LiAlH4, हर जगह हम आप इसको देखते हैं। अब अगर बच्चा जनरल नॉलेज लगाता है तो कहता है सर ये देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है स्ट्रक्चर, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर कहेगा सर ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये भी कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा लग रहा है, तो चलो इसको भी कॉम्प्लेक्स में ही काउंट कर लो। इन तीनों में अगर देखा जाए तो ये कहेगा ये बड़े सिंपल से हैं, हमने 2-4 बार सुने भी हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स में ना रखो। ये भी कुछ 5 वाटर करके कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है, या इस पे भी उसका कॉम्प्लेक्स करने का दिल नहीं करता, क्योंकि 10th में पढ़ के आते हैं ना हम लोग, ये 11th में भी पढ़ के आते हैं, तो कहते चलो ठीक है ये नहीं कॉम्प्लेक्स है। तो 6 में से 3 कॉम्प्लेक्स उसको लगते हैं, 3 नहीं लगते हैं। कहानी में ट्विस्ट क्या है सर? ईमानदारी से सर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है इत्तेफाकन, और ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रक्चर देखा कि ना चलो इसमें लंबा सा फॉर्मूला दिखा सर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अब बात आती है कि सर हम कैसे जज करेंगे कि कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा जो है नहीं होगा। देखिए एक हमारे पास जो बेसिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें आप कहेंगे एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट के बेसिक एडिशन से बनते हैं। अब एडिशन कंपाउंड्स हमारे पास 2 टाइप के आते हैं, एक होते हैं डबल सॉल्ट और एक होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
अब इनमें और इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, डबल सॉल्ट की अगर बात करी जाए तो डबल सॉल्ट वो सॉल्ट हैं जो अपनी आइडेंटिटी का सारा प्रूफ दे देते हैं। तो दे गिव ऑल द आइडेंटिटीज इन इट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ये है कार्डालाइट, तो कार्डालाइट को अगर आप सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, इन इट, इन सोल्यूशन, ये भी समझ लीजिए, अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे तो फिर ये हमें क्या देने वाला है सर? K+ का सोल्यूशन में हमें आयन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? Mg+ भी मिल जाएगा, उसके अलावा आपको Cl- भी मिल जाएगा। तो इसके पास जो आयन्स थे, इसने उनमें से कोई भी आयन को छुपाया नहीं, उसने सारे के सारे आयन बयां कर दिए, जाहिर कर दिए कि सर मेरे पास पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और क्लोराइड का आयन है। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये हमारे डबल सॉल्ट्स हैं। इनका आप जब भी सोल्यूशन बनाओगे, जब भी आप इनका सोल्यूशन बनाओगे, ये अपने अंदर की सारी आइडेंटिटीज को क्या करेंगे? रिवील कर देंगे। फिर हमारे पास एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का चक्कर क्या होता है? ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो, सॉरी, ये ऐसे सॉल्ट्स हैं, दे डू नॉट गिव ऑल आइडेंटिटीज प्रेजेंट इन इट। अगर आप इनका सोल्यूशन बनाते हो, अगर मान लीजिए आपके पास क्रिस्टल है, आपने उसका सोल्यूशन बनाया, तो आप जब टेस्ट करोगे तो सारी की सारी आइडेंटिटीज नहीं बताएगा, कोई ना कोई आइडेंटिटी अपनी छुपा ले जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कंसीडर करते हैं हम लोग इस वाले केस को या इस वाले केस को कंसीडर कर लीजिए, तो आप इसमें H- का टेस्ट करते रह जाएंगे, आपको H- पता ही नहीं चलेगा कि है। ये क्या कर रहा है? ये इस H- को मास्क कर ले रहा है, छुपाए ले रहा है। तो अगर ये अपने अंदर की सारी आइडेंटिटीज को नहीं जाहिर करेगा, छुपा लेगा, टेस्ट करने पे आपको, मतलब एक जनरल टेस्ट करने पे आपको नहीं मिलेंगे, तो हम कहेंगे सर ये हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट समझ में आ गया आपके? डबल सॉल्ट में क्या होगा? जितनी आइडेंटिटीज हैं सबका पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, सर मेरे पास ये है डबल सॉल्ट, ये भी डबल सॉल्ट है, मोर सॉल्ट भी हमारा डबल सॉल्ट है, ये आयरन देगा Fe2+, अमोनियम आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। एक और इसका इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारा पोटैश एलम। पोटैश एलम हमारा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये भी हमारा डबल सॉल्ट में रहता है। ये अपने अंदर की सारी आइडेंटिटीज को रिवील कर देगा। अब बात आती है कि सर डबल सॉल्ट्स को हम लोग को बिल्कुल स्टडी नहीं करना है, हमारा पूरी स्टडी इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स पे है, और इन्हीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कह सकते हैं। तो पहले आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको बताएंगे कि सर कैसे जज होगा कौन सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने यहाँ पे आपसे कहा कि ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, अब इनका जजमेंट कैसे होगा कि कौन कॉम्प्लेक्स है और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। अब शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जस्ट अ सेकेंड, आप लो स्क्रीनशॉट, मैं इसको साफ कर देता हूँ तब तक। अब बात करते हैं, देखिए, टर्मिनोलॉजी पे। अब ये तो हमने समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं क्या। अब क्या टर्मिनोलॉजी लगने वाली है सर, क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखिए, अगर आप कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को देखोगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है। 3 वैरायटी हैं। एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, मैं तीनों ही लिखे दे रहा हूँ। अब देखिए पहले वाले रिप्रेजेंटेशन को, मान लीजिए आपको कोई सॉल्ट दे दिया उन्होंने, इस लहजे में दे दिया। दूसरे वाले को कंसीडर करते हैं, सी ले लेते हैं और ऐसे लिखते हैं, और तीसरे वाले को कंसीडर करते हैं, ई लेते हैं और ऐसे लिखते हैं। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे कॉम्प्लेक्स का, या तो ये फॉर्म देखने को मिलेगी या ये, या तो ये। अब इन तीनों से हमें पता क्या करने वाला है सर, अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, इसका मकसद ये है कि सर ये हमारा क्या होगा, ये कैटायन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी। पोटेशियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी आपका कैटायन यहाँ पे हो सकता है। अगर इधर बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है एक्सट्रीम राइट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर,
तो फिर आपका ये क्या हो सकता है सर, ये एनायन हो सकता है, या तो फिर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, H2O हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो अगर आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो एरिया है ये कहलाता है हमारा वीआईपी एरिया। ये क्या होता है, वीआईपी एरिया। इसके अंदर की जितनी भी एंटाइटीज होंगी वो सब छुपी रहेंगी, वो सब एक साथ रहेंगी, वो टूटेंगी नहीं, वो आयोनाइज नहीं होंगी। तो ये जो वीआईपी एरिया है इसकी क्वालिटी क्या है, इट डज नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होगा। इतने जो वीआईपी एरिया है, ये जो एरिया है इतना सर, यहां से यहां तक, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इस एरिया को अपन लोग क्या कहते हैं प्यार से, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम रखा है इसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आप देख रहे हो कितनी ज्यादा ABCD है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें जो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ये देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप सबसे पहले जो लिखा होगा सर, वो हमारा होगा सेंट्रल मेटल। क्या होगा, सेंट्रल मेटल। और उसके बाद जितना भी कुछ लिखा हुआ है सर, ये जितना कूड़ा लिखा हुआ है ना, बी के बाद देखिए कितना सारा कूड़ा लिखा हुआ है, कुछ भी मतलब लिखा हो, यहाँ पर देख लीजिए कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, कूड़ा ही मैंने लिख दिया शॉर्ट में सर। उसके बाद जो भी कुछ लिखा होगा उसे हम लोग उसको क्या कहेंगे सर, लिगेंड्स कहेंगे। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि सर कैटायन कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, एनायन ये होगा। ये जो वीआईपी एरिया है, जो स्क्वायर ब्रैकेट का एरिया है, दैट इज ये आयोनाइज नहीं होगा, और इस वीआईपी एरिया का नाम होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर की बात करी जाए तो जो सबसे पहले लिखा होगा वो हमारा सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल होगा, और उसके बाद जितना भी कूड़ा लिखा हो, ABCD कुछ भी हो, उसे हम क्या कहेंगे सर, लिगेंड्स कहेंगे। तो ये बात हो गई हमारी इन सब चीज़ों के बारे में कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड्स, मेटल, ये सब टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि और क्या क्या बातें हमसे कही जा सकती हैं, या जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसका क्या मकसद होता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली एक डोनर और एक्सेप्टर का खेल है। इसमें एक डोनर स्पीशीज होगी, एक एक्सेप्टर स्पीशीज होगी। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अभी मैंने आपको बताया क्या क्या है हमारे पास, ए कूड़ा, तो कूड़ा क्या था, लिगेंड था, और ए हमारा मेटल था। तो इसकी सिचुएशन, जैसे एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूं, K4FeCN6, तो K4 हमारा ये तो बाहर है लेफ्ट पे, ये क्या हो जाएगा सर, कैटायन। आयरन हमारा क्या हो जाएगा, पहले ही है, ये हमारा मेटल हो जाएगा, और CN जो 6 लगे हुए हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, दैट विल बी अवर लिगेंड। नाउ ये जो इतना एरिया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर हमेशा मेटल और लिगेंड होंगे, कैटायन एंड आयन बाहर की तरफ होंगे। अब ये जो हमारा मेटल है सर, ये ऐसे है, और ये CN6 इसको ईमानदारी से सराउंड करे हुए हैं। मैं अच्छे से बनाए दे रहा हूँ सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि सर ये देखिए हमारे 6 CN है। अब ये जो आयरन है इस केस में, ये हमारा होता है क्या सर, दैट इज अवर एक्सेप्टर। क्या है ये, एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। और डोनर कौन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, सर ये जो हमारा CN है ये हमारा क्या होगा, डोनर होगा। तो ये देखिए एक स्फीयर ऐसा बन गया, तैयार हो गया, तो हमने नाम रख दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके अंदर हमारे पास एक डोनर एटम, सॉरी कई सारे डोनर एटम्स हो सकते हैं और एक एक्सेप्टर हो सकता है। इन जनरल वैरायटी बहुत सारी है इस चैप्टर में, ओवरऑल जनरलाइजेशन यही है कि एक एक्सेप्टर होगा और एक ही डोनर होगा, सॉरी कई सारे डोनर्स होंगे। अब ये डोनर्स जो है ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं सर कौन सा वाला बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड सर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के ये मेटल और डोनर के बीच में अटैचमेंट हो जाता है, या मैं कह सकता हूँ कि लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से दोनों जुड़ जाते हैं। नाम पड़ गया क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सही बात है कि नहीं। तो अब इस चैप्टर में हमने आपको बेसिक्स बता दिए, टर्मिनोलॉजी बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर इनकी नेमिंग कैसे करी जाती है, इनके नाम रखने का क्या तरीका है, क्या लहजा है इनके नाम को जज करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए आप लोग
इसको यार अच्छे से लिख लो, बेसिक्स समझ लो, फिर नेमिंग समझाएंगे। उसके अलावा अगर इसका इंग्लिश वर्जन चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम वीडियो, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्क्रीनशॉट लो, काम पे लग जाओ। थैंक यू।